नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इवेंट्स। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा, हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृतकाल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है और यह एक युगांतरकारी परिवर्तन का कालखंड है। हमें अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण है। हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। ये एक युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड है। हमें अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। हमारा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए मैं सभी देशवासियों से संविधान में निहित हमारे मूल कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध करूंगी। ये कर्तव्य आज़ादी के 100 वर्ष पूरी होने तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रत्येक नागरिक के आवश्यक दायित्व है। इस संदर्भ में मुझे महात्मा गांधी का स्मरण होता है। बापू ने ठीक ही कहा था, जिसने केवल अधिकारों को चाहा है, ऐसे कोई भी प्रजा उन्नति नहीं कर सकी है। केवल वही प्रजा उन्नति कर सकी है जिसने कर्तव्यों का धार्मिक रूप से पालन किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस हमारा आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों को स्मरण करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। जब हम उनमें से किसी एक बुनियादी सिद्धांतों पर चिंतन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अन्य सभी सिद्धांतों पर भी हमारा ध्यान जाता है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम सब ने अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह देखा। इस सप्ताह के आरंभ में हम सबने अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह देखा। भविष्य में जब इस घटना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, तब इतिहासकार भारत द्वारा अपने सभ्यतागत विरासत की निरंतर खोज में युगांतकारी आयोजन के रूप में इसका विवेचन करेंगे। उचित न्यायिक प्रक्रिया और देश के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। अब ये एक भव्य संरचना के रूप में शोभायमान है। ये मंदिर न केवल जन जन की आस्था को व्यक्त करता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में हमारे देशवासियों की अगाध आस्था का प्रमाण भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन एक अभूतपूर्व सफलता है। राष्ट्रपति ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण का एक क्रांतिकारी माध्यम सिद्ध होगा। G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारत के अभ्युदय को भी बढ़ावा मिला, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संवाद की प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व का समावेश हुआ। जब संसद ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया तो हमारा देश स्त्री पुरुष समानता के आदर्शों की ओर आगे बढ़ा। मेरा मानना है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला सशक्तिकरण का एक क्रांतिकारी माध्यम सिद्ध होगा। इससे हमारे शासन की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में भी बहुत सहायता मिलेगी। जब सामूहिक महत्व के मुद्दों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, तो हमारी प्रशासनिक प्राथमिकताओं का जनता की आवश्यकताओं के साथ बेहतर सामंजस्य बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि चुनाव आयोग जिस तरीके से चुनावी प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, वो सभी लोकतंत्रों के लिए एक उदाहरण है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में इसका उपयोग बढ़ाया जाएगा।
दिल्ली में 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने महिलाओं, दिव्यांगों और कमजोर समूहों की भागीदारी बढ़ाकर समावेशी चुनाव सुनिश्चित करने में चुनाव आयोग के प्रयासों की भी सराहना की। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज जारी की गई टैगलाइन चुनाव का पर्व देश का गर्व अत्यंत सारगर्भित और प्रेरक है। ऐसे समग्र प्रयासों के लिए मैं निर्वाचन आयोग की सराहना करती हूँ। जितने बड़े पैमाने पर और जिस सफलता के साथ हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया में आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, वो विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के लिए एक मिसाल है। मुझे विश्वास है कि निर्वाचन आयोग द्वारा टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी गतिविधियों में यथासंभव और अधिक बढ़ाया जाएगा। देश के सभी हिस्सों में रहने वाले मतदाता सुविधा के साथ मतदान कर पाएं, इसकी व्यवस्था कर पाना आसान नहीं है। हर प्रकार की चुनौतियों के बावजूद निर्वाचन आयोग की टीम इस कठिन काम को अंजाम देती है। इससे हमारे लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति ने कहा कि चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी मतदाता छूट न जाए। इस मौके पर चुनाव आयोग के प्रकाशन आम चुनाव 2024 के ईसीआई पहल की पहली प्रति मुख्य चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को भेंट भी की। मैं आशा करती हूँ कि निर्वाचन आयोग द्वारा शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से पाठ्यक्रमों में इलेक्टोरल लिटरेसी को शामिल करना विद्यार्थियों को नागरिकता के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य के प्रति सजग बनाने में सफल सिद्ध होगा। हमारे युवा हमारे लोकतंत्र के भविष्य के कर्णधार है। आज यहाँ उपस्थित युवा मतदाताओं ने इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त करके देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचक और निर्णायक भागीदार होने का अधिकार प्राप्त किया है। इसके लिए मैं आप सभी युवाओं को बहुत बधाई देती हूँ। इस अधिकार को प्राप्त करने के साथ आप सभी युवाओं के कर्तव्य भी बढ़ गए हैं। देश के आप जैसे सभी युवा मतदाता हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। हर प्रकार के भेदभाव और संकीर्णता से ऊपर उठकर निर्भय होकर नैतिकता के साथ सभी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी आपने शपथ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्थिर सरकार ही बड़े निर्णय करती है। उनकी सरकार ने दशकों से लंबित मुद्दों का समाधान किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से आयोजित नमो 9 मतदाता सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुमत की सरकार हो तो नीतियों और फैसलों में स्पष्टता साफ दिखती है। उन्होंने कहा कि जब भी वे विश्व के नेताओं से मिलते हैं तो वे ही नहीं बल्कि उनसे वो अकेले नहीं मिलते हैं बल्कि 140 करोड़ भारतीय भी उनसे मिलते हैं। उन्होंने कहा कि उनके एक वोट में बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, 18 से 25 वर्ष की आयु ऐसी होती है जब किसी का भी जीवन बहुत से बदलावों का साक्षी बनता है। इन्हीं बदलावों के बीच आप सभी को एक और जिम्मेदारी साथ साथ निभानी है। ये जिम्मेदारी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में भागीदारी की है। मैं जानता हूं कि आपकी एज में किसी भी नई शुरुआत के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन आपकी ये शुरुआत
बहुत ही अलग है। वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर होते ही अब आप देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। आज जब देश 2047 तक विकसित भारत बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है, तो आपका वोट ये तय करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी। अगले कुछ सालों में हम स्पेस, डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ऐसे कई सेक्टर्स में कहां पहुंचेंगे, ये सब आप पर निर्भर होगा। हमारी गति, हमारी दिशा, हमारी अप्रोच कैसी होगी, ये सब आप तय करेंगे और इसका एक बड़ा माध्यम मतदान ही होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन भारत की 2 दिवसीय राष्ट्रीय यात्रा के तहत आज राजस्थान के जयपुर पहुंचे हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, सीएम भजनलाल शर्मा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनका स्वागत किया। यहां आमेर के किले जैसे ऐतिहासिक स्थलों को देखने के बाद उन्होंने जंतर मंतर का दौरा किया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जयपुर में प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मैक्रॉन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो में भी शामिल हुए और हवा महल भी गए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन इस साल 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अतिथि के रूप में भारत आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं रेल, सड़क, तेल और गैस और शहरी विकास जैसे अहम क्षेत्रों से थे और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य जो है वो संपन्न हो चुका है। अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय आ चुका है। उन्होंने कहा, आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को केवल कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया था। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा है। 2017 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से यूपी में पुरानी चुनौतियों से निपटने के साथ ही आर्थिक विकास को नई गति दी है। आज का कार्यक्रम हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आज भारत में 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर पर काम चल रहा है। उनमें से एक यूपी में, पश्चिमी यूपी में बन रहा है। आज भारत में नेशनल हाईवे का तेजी से विकास हो रहा है। उसमें से अनेक पश्चिमी यूपी में बन रहे हैं। आज हम यूपी के हर हिस्से को आधुनिक एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहे हैं। भारत का पहला नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट पश्चिम यूपी में ही शुरू हुआ है। जब जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा तो इस क्षेत्र को एक नई ताकत, नई उड़ान मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों का हित हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
आज सरकार हर किसान परिवार के इर्द गिर्द एक पूरा सुरक्षा कवच बना रही है। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पश्चिमी यूपी के हर छोटे लघु और कुटीर उद्योग को होगा। यहाँ हर वो बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई हैं जो रोजमर्रा के जीवन के लिए व्यापक कारोबार उद्योग के लिए चाहिए। इसमें से एक औद्योगिक स्मार्ट शहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बना है और आज मुझे इस महत्वपूर्ण टाउनशिप का उद्घाटन करने का सौभाग्य मिला है। यहां हर वो बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई है जो रोजमर्रा के जीवन के लिए, व्यापार, कारोबार, उद्योग के लिए चाहिए। अब ये शहर दुनिया भर के निवेशकों के लिए तैयार है। इसका लाभ यूपी के, विशेष रूप से पश्चिमी यूपी के हर छोटे, लघु और कुटीर उद्योग को भी होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान के दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में एमएसएमई उद्यमियों से खास बातचीत की है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा में इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर हमारा पूरा फोकस है। उद्योगों की स्थापना और संचालन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि कोटा में आईटी पार्क और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना पर काम किया जा रहा है। हमारा नजरिया है कि लोगों को रोजगार देने का। आज आप देखें कि धार्मिक टूरिज्म कितना रेवेन्यू बढ़ाता है, जबरदस्त रेवेन्यू बढ़ाता है। आप चले जाए मथुरा, आप चले जाए काशी, आप चले जाए अयोध्या, आप चले जाए ऋषिकेश, आप चले जाए हरिद्वार, मैं दंग रह जाता हूं कि वहां पैर रखने की जगह नहीं मिलती। आप ये नया नौजवानों के अंदर भी धार्मिक टूरिज्म के वो लोग बढ़े हैं। दूसरा टूरिज्म होता है जो वन के बारे में लोगों का इंटरेस्ट रहता है। यहाँ पर काफ़ी उन संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं दोनों सेक्टर की। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम मुकंदरा और रामगढ़ दोनों सेंचुरी को ठीक से डेवलप कर देंगे, नया स्कोप बनेगा और उससे पर्यटन की संभावनाएं बढ़ेगी। हम नए आइडेंटिफाई एरिया भी डेवलप कर रहे हैं जो फॉरेस्ट से डाइवर्ट्स हो सकते हैं, उसकी भी कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज वाला आपके पास आए, संपर्क करें, निश्चित रूप से आप मुझे भेजें, हम उसका पूरा सहयोग करेंगे और कोटा में जो भी भविष्य में इंडस्ट्री संभावनाएं होगी उन संभावनाओं पर निश्चित रूप से आप तो केवल बता दो कि ये थोड़ी बहुत जगह देख रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से भी खास बातचीत की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास देश के अंतिम आदमी तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। हम सबको उस गरीब की चिंता करनी है, उसकी गरीब की जिंदगी को बेहतर करना है, उसको गरीबी से निकालना है और कि 2 टाइम की रोटी का इंतजाम कर सके, अपने बच्चे को पढ़ाकर और देश और प्रदेश का नेतृत्व करने वाला सक्षम नौजवान बना सके। और इसीलिए आज इतनी दूर से हमारे वित्त मंत्री जी आए, उन्होंने बैंक के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे लोगों का ऋण एप्लीकेशन आने के बाद 7 दिन में उनकी स्वीकृति मिल जाए ताकि सबको पीएम स्वनिधि का लाभ मिले और सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करें। हर गरीब की जिंदगी को बेहतर करने का उनका सपना है, उस सपने को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है।
राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा का निधन हो गया। उनके निधन पर उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने शोक जताया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संदेश में कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में उनकी सलाह से काफी फायदा पहुंचा था। उन्हें सार्वजनिक जीवन में उन उच्च मानकों का उदाहरण भी पेश किया है। संसद के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य समेत उनके द्वारा संभाले गए पदों का गरिमामय बनाने में उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा के निधन पर शोक जताया है। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संदेश में कहा है कि प्रदेश के विकास और वंचितों के अधिकारों की रक्षा के लिए वो सदैव मुखर रहे हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों को कैसे मजबूत बनाया जाए, इसमें उनकी अहम भूमिका रही है। आज के लिए नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहें संसद टीवी। नमस्कार।